तीसरा संबंध है संक्रमण, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये संबंध क्या है? एक्स आर वाई, जब भी हमें जांच करनी होगी संक्रमण की, हमें तीन व्यक्तियों, तीन रेखाओं, तीन त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी, तीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब स्वतंत्र के लिए एक, सममित के लिए दो और संक्रमण के लिए तीन। तो एक्स आर वाई और वाई आर जेड, इन दोनों, ये दोनों सत्य हो। अब एक्स आर जेड भी सत्य आ जाए। कुछ खास समझ में नहीं आया, उदाहरण से आएगा समझो। पसंद करता है, राम पसंद करता है मोहन को। लेकिन ये जरूरी है जिस पर पहला खत्म हो उसी पर दूसरा शुरू होना चाहिए। मोहन पसंद करता है सोहन को। अब इसमें करना क्या है, स्वतुल्य में समझ लीजिए क्या करना है, एक ही चीज को दोनों तरफ रख के, स्वतुल्य जो सबसे पहले पढ़े थे, एक ही चीज को दोनों तरफ रख के देखना है सत्य आ रहा है कि नहीं। संक्रमण सममित जो सेकंड पोजीशन पे पढ़े, सममित में दो अलग अलग संख्याएं लीजिए जो सत्य, और पलट के देखिए सत्य आ रहा है कि नहीं। अब इसमें काम क्या है, राम मोहन सोहन, ये तीन आपने ले लिया, तीन की जरूरत पड़ेगी। राम पसंद करता है मोहन को, मान लीजिए सही बात है। मोहन पसंद करता है सोहन को, सही बात है। अब आप देखिए कि मोहन के हट जाने पर क्या राम भी पसंद करेगा सोहन को? अगर राम पसंद करता है मोहन को, मोहन पसंद करता है सोहन को, तो जरूरी है राम भी सोहन को पसंद करे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अगर विराट कोहली पसंद करता है सचिन तेंदुलकर को, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर पसंद करता है स्टीव वॉ, तो विराट कोहली पसंद करता है सचिन को, सचिन पसंद करता है स्टीव वॉ को। विराट कोहली ने कभी स्टीव वॉ का मैच देखा कि नहीं देखा, ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। क्या जरूरी है कि विराट कोहली स्टीव वॉ को इसलिए पसंद करे क्योंकि वो जिसको पसंद करता है वो उसको पसंद करता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। राम पसंद करता है मोहन को, चलिए सही बात है, राम के बगल में मोहन रहता है, बहुत कोऑपरेट करता है, उसको सहयोग करता है, राम पसंद करता है मोहन को। मोहन अपने ऑफिस में जाता है, वहां पर एक स्टाफ है सोहन जो उसकी बड़ी मदद करता है, तो मोहन पसंद करता है सोहन। अब राम सोहन को जानता ही नहीं क्योंकि राम तो मोहन का पड़ोसी है और सोहन मोहन के ऑफिस में काम करता है। तो अगर राम पसंद करता है मोहन को, मोहन पसंद करता है सोहन को, तो कोई जरूरी नहीं है कि राम भी सोहन को पसंद करे। इसलिए ये दोनों सत्य है, किंतु राम पसंद करता है सोहन को। अगर बीच वाला हटा दिया जाए, सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एक संक्रमक संबंध नहीं। हाँ, तो पसंद करता है, तो राम पसंद करता है मोहन को, मोहन पसंद करता है सोहन को। मान लीजिए दोनों बातें सत्य हैं। अब मोहन को हटा दीजिए और केवल राम और सोहन में देखिए, तो राम पसंद करेगा सोहन को, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है राम सोहन को जानता ही ना हो, या हो सकता है जानता हो तो भी पसंद करने वाली बात ना हो, आम इंसान की तरह हो। तो इंसानों के बीच का जो ये संबंध है कि पसंद करता है, ये संक्रमण नहीं है।
क्योंकि बीच वाला व्यक्ति अगर हट जाए तो इन दोनों में भी ये संबंध हो, ये कोई जरूरी नहीं। अब जो कंफ्यूजन रह गई है वो अगले उदाहरण में। पहले 4 उदाहरण लेकर हम तीनों को समझा रहे हैं, जैसे बड़ा है, पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि यही 4 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले हम इन चारों को क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, उसमें बाकी चीजें भी आएंगी, सर्वांगसम है, समरूप है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। बड़ा है तो बड़ा। अब आपको अगर जांच करनी है संक्रमक की तो आप 3 संख्याएं चुन लीजिए। माना ARB BRC सत्य है, मतलब A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। अब देखिए ये दोनों सत्य है, मान लिया गया कि ये सत्य है, मतलब A बड़ा है B से, यानी A आगे आएगा संख्या रेखा पर क्योंकि B से बड़ा है, और B बड़ा है C से, यानी C सबसे इधर है। A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। अब हमको क्या करना है, ये बीच वाला हटा के देखना सही आ रहा है कि नहीं। तो ARC सोचिए सही होगा कि नहीं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि A बड़ा है C से, इंप्लाइज दैट, बता रहा है A बड़ा है C से। अब आप अपने संख्या रेखा पर देखिए, A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। अब आपको ये पता लगाना B वाला हटा के कि A बड़ा है कि नहीं C से, तो बिल्कुल बड़ा है। अगर आप कोई भी 3 ऐसी संख्या चुन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 है, ये 8 है, ये 3, तो हमने कहा कि A बड़ा है B से, यानी 10 बड़ा है 8 से, और B बड़ा है C से, यानी 8 बड़ा है 3 से। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर B वाला हट जाए तो सही आ रहा है, यानी A बड़ा है C से, यानी 10 बड़ा है 3 से। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब है कि ये जो संख्याओं के बीच का संबंध है बड़ा है, ये संक्रमक होता है। और तीसरा उदाहरण, जो कि हम लोग हमेशा लेते हैं, समांतर और लंब, ये रेखाओं के बीच का संबंध है। तो हमें चुननी होगी 3 रेखाएं। पहली 2 रेखाएं L1 R L2, और जिस पे दूसरा खत्म हो, उसी जिस पर पहला खत्म हो उसी पर दूसरा शुरू होना चाहिए। आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों सत्य हैं, मतलब L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। ये आपके हो गए 2 कथन, ये 2 कथन। अब आप बीच वाला हटा के देखिए, संक्रमण में यही करते हैं, बीच वाले व्यक्ति को, बीच वाली रेखा को, बीच वाले त्रिभुज को हटा के देखते हैं। तो अगर हम इसको हटा दें तो क्या L1 समांतर है L3 के, सत्य होगा? बिल्कुल होगा। L1 समांतर है L3 के, ये भी सत्य होगा, क्योंकि अगर इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो ये भी इसके समांतर होगा। अब देखिए लंब है, तो अगर बीच वाला हटने पर भी सत्य है तो इसका मतलब है कि समांतर होना संक्रमक होता है। अब लंब है तो हमको 3 रेखाएं लेनी होंगी। L1 लंब है L2 पे, L2 लंब है L3 पे। L1 लंब है L2 पे, L2 लंब है L3 पे। ये दोनों चीजें हमने मान लिया सत्य है। L1
RL2 L2 RL1 L3 सत्य। अब काम क्या है? काम ये है कि बीच वाला हटा दिया है। L1 RL3 सत्य है कि नहीं? ये रेखा लंब है इस पे, ये रेखा लंब है इस पे, तो क्या ये पहली रेखा भी तीसरी रेखा पर लंब होगी? जैसा कि आप फिगर से देख रहे हैं कि ये पहली रेखा और ये तीसरी रेखा एक दूसरे पर लंब बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे के समांतर है। फिर हमको समांतर में नहीं जाना, हमको बस ये देखना है कि लंब है कि नहीं। तो आप क्या कहते हैं, पहली रेखा तीसरी रेखा पर लंब होगी? नहीं। इसका मतलब है कि जब बीच वाला हट रहा तब असत्य हो जा रहा, मतलब नहीं होगा, असत्य है। इसका मतलब है कि रेखाओं के बीच का ये जो संबंध है कि लंब होता है, ये संबंध संक्रामक नहीं। तो इस तरह से ये तीन संबंध हमने अलग अलग देखे। अब हमें जानना है कि तुल्यता संबंध क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है। देखिए, जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, जो संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, जो संबंध ये तीनों होगा एक साथ, वो होगा तुल्यता संबंध। जैसे कि अभी तक जिन चार संबंधों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन चार संबंधों में एक संबंध समांतर, ये आपने देखा कि समांतर होना स्वतुल्य भी है क्योंकि हर रेखा स्वयं के समांतर होती है, सममित भी है क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर है पलटने पर भी समांतर होंगी, और संक्रामक भी है क्योंकि अगर तीन रेखाएं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो बीच वाला अगर हट भी जाए तो भी ये इसके समांतर होगा। यानी ये संबंध जो समांतर है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हो, ये संख्याओं के बीच का, ये वास्तविक संख्याओं के बीच का संबंध है कि गुणक है, मानी प्राकृतिक संख्याओं के बीच का संबंध है कि गुणक है। ये पता लगाना है कि एक तुल्यता संबंध है या नहीं। गुणक है, इज मल्टीपल ऑफ, ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। तो अब देखिए, एक साथ हमको तीनों करना है, यानी हमको पता लगाना है ये स्वतुल्य है कि नहीं, ये सममित है कि नहीं, ये संक्रामक है कि नहीं। स्वतुल्य की जांच करते समय केवल एक संख्या ले लेंगे, सममित की जांच करते समय दो संख्याएं, और संक्रामक की जांच करते समय तीन संख्याएं। स्वतुल्य की जांच करते समय कुछ मानना नहीं, आर के दोनों तरफ एक ही संख्या रखकर देखना है सही है कि नहीं। तो आर के दोनों तरफ हमने एक ही संख्या रखी,
अब संबंध क्या है? गुणक है। ए गुणक है ए का। कोई संख्या खुद की गुणक होगी कि नहीं? गुणक का मतलब उसके पहाड़े में आती है। जैसे 30 गुणक है 10, क्योंकि 30 जो है वो 10 के पहाड़े में आती है। अब आप कोई भी संख्या यहां रखकर देखें, मान लीजिए आप सोचते हैं 2 के बारे में, तो 2 के पहाड़े में 2 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 2 के पहाड़े में आता है 5 के पहाड़े में आता है 5 कम 5, 16 के पहाड़े में आता है 16 कम 16। तो कोई भी संख्या खुद अपने आप की गुणक होगी कि नहीं होगी? तो ए गुणक है ए का, मतलब ए स्वयं का गुणक है, ये बात सत्य है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है। अब हमें जांच करनी है सममित। तो हमने मान लिया, देखिए स्वतुल्य की जांच करते समय कुछ मानना नहीं, एक ही संख्या लेकर दोनों पक्षों में रखकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। सममित की जांच करते समय पहले एक चीज मान लेनी, माना ए आर बी सत्य है, मतलब ए जो है वो बी का गुणक है। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी में किसी न किसी चीज का गुणा करने पर, हम यहां लैम्डा प्रयोग कर दे रहे हैं, बी में किसी न किसी चीज का गुणा करने पर, किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर ए मिलेगा, तभी कहलाएगा कि ए बी का गुणक है। जैसे 30 गुणक है 10 का, तो 10 में 3 का गुणा करने पर 30 आएगा। 45 गुणक है 3 का, तो 3 में 15 का गुणा करने पर 45 आएगा। तो इस 3 में किसी न किसी चीज से गुणा करने पर ये 45 आएगा। तो अगर हमने ये मान लिया कि ए आर बी सत्य है, तो मतलब है कि ए गुणक है बी का, मतलब बी में किसी न किसी चीज का गुणा करने पर ए मिलेगा। अब हमको करना क्या है? अब हमको ये करना है कि ए की जगह बी आ जाए। सममित में क्या करना है? पलटना। ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए। तो अगर हम यहां से b बराबर लिखें तो वो होगा a अपॉन लैम्डा, यानी b बराबर होगा a अपॉन लैम्डा। अगर b a अपॉन लैम्डा है, a गुणे लैम्डा नहीं है, a गुणे कुछ नहीं है, ऊपर नहीं है, बटे में, तो इसका मतलब है कि b जो है वो a का गुणक नहीं। जैसे अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ें तो 45 आएगा, लेकिन अगर 45 का पहाड़ा पढ़ें तो 3 नहीं आएगा। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 या 135। तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 45 आएगा, गुणक का मतलब पहाड़े में आना चाहिए। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 45 आएगा, लेकिन 45 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 नहीं आएगा। और यही चीज आपको इस तरह से ए और बी, ए बी सी डी ये सब लेकर आपको दिखाना है, अंकों के रूप में लेकर। बोर्ड परीक्षा में किसी चीज को सिद्ध करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना अच्छा ये एबीसीडी लेकर माना जाता है। तो अंकों को लेकर भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे जो अंकों को लेकर नहीं कर सकते हैं। तो b बराबर है a बटे लैम्डा। अगर a गुणे लैम्डा ये होता तो ये हो जाता कि गुणक है। इसका मतलब है कि पलटने पर असत्य हो जाता है। इसका मतलब है कि गुणक है, ये संबंध सममित नहीं। अब संक्रमक में पहले हमको मान लेना है कि ए आर बी तथा बी आर सी सत्य, मतलब ए मिल जाएगा अगर बी में किसी न किसी चीज का गुणा हो, बी में किसी न किसी चीज का गुणा हो जैसे लैम्डा का, और बी मिल जाएगा अगर सी में किसी न किसी चीज का गुणा हो, तो जैसे मान लीजिए म्यू, एस टी, ये भी सब ले सकते हैं, कोई जो नहीं लैम्डा और म्यू है। ये बन गए हमारे दो समीकरण। ए अगर बी का गुणक है तो बी में किसी न किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर, पूर्णांक से गुणा करने पर ए मिलेगा, पूर्णांक से गुणा करने पर ए मिलेगा। और अगर बी गुणक है सी का तो सी में
किसी न किसी पूर्णांक से गुणा करने पर b मिलेगा। अब हमको करना क्या है, अब हमको बीच वाला हटाना, मतलब बस a बच जाए और c। तो देखिए क्या होगा, अगर हम इन दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है, AB बराबर होगा लैम्डा म्यू BC। गुणा करने से क्या फायदा होगा, इधर का b कट जाएगा। अगर जोड़ने पर b कटे तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर नहीं कटेगा, आप जान ही रहे हैं। भाग देने पर कुछ ऐसा करिए कि b हट जाए, दो समीकरण है, कुछ ऐसा करिए कि b हट जाए। तो हमने दोनों समीकरणों का गुणा कर दिया, इससे b हट गया। अब देखिए क्या मिला, a लैम्डा म्यू c। देखिए बटे में नहीं मिला, अपान में नहीं मिला, गुणक में मिला। इसका मतलब है कि अब हमको देखना है कि a और c सत्य है कि नहीं। तो a और c मतलब a गुणक है c का, मतलब c में किसी न किसी चीज से गुणा करने पर a मिलेगा। ये बात सत्य हो गई क्योंकि बटे में नहीं आया, सत्य है, किसी पूर्णांक का गुणा करने पर a मिल जाएगा, सत्य है, इसका मतलब ये संक्रमक है। तो अब थोड़ा इसको हम लोग अंकों के रूप में भी देख लिया जाए। जैसे 30, 15, 5। अब देखिए 30 15 पहाड़े में आएगा, 30 गुणक है 15 का, 15 5 के पहाड़े में आएगा, यानी कि क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़िए 15 आएगा। अब इसको हटा दीजिए, क्या 30 गुणक है 5 का? बिल्कुल है, क्योंकि 5 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 30 भी आएगा। तो 30, 15, 5 ये 3 संख्या जानबूझकर ऐसा लिए हैं कि इसके पहाड़े में यह आता हो, इसके पहाड़े में यह आता हो। अब बीच वाला हटा के देखते हैं, इसके पहाड़े में भी यह आता है, इसका मतलब है कि ये संबंध संक्रमक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो संबंध है कि गुणक है, मल्टीपल है, वो संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं। स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इसका मतलब यह संबंध तुल्य का संबंध नहीं। अब हम त्रिभुजों के बीच का एक संबंध लेते हैं। सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। हमें पता लगाना है ये स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं। तो स्वतुल्य की जांच करते समय केवल एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, P1। सम्मित की जांच करते समय दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल T से ट्रायंगल T1 T2, T1 T2 T3। संक्रमक की जांच करते समय 3 त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी। स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है, R के दोनों तरफ एक ही त्रिभुज रखकर देखना है सही है कि नहीं। तो कोई त्रिभुज खुद अपने आप के सर्वांग सम है, कोई त्रिभुज खुद अपने आप के सर्वांग सम है, ये बात सही है कि नहीं। अगर दो पन्ना आप एक साथ पकड़ लें, कैंची से काटकर त्रिभुज निकाल लें, तो जो दो त्रिभुज मिलेंगे क्या वो बड़े छोटे होंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण इस त्रिभुज की, अगर उसको फिर अलग अलग कर देते हैं, एक साथ दो पन्ना पकड़ते हैं, कैंची से काटकर त्रिभुज निकालते हैं, दो त्रिभुज मिलेंगे। वो दोनों त्रिभुज एक तरह से एक ही त्रिभुज है, क्योंकि पैमाने एक ही साथ दोनों को काट लिया गया है, पैमाने अलग अलग नहीं है, मेजरमेंट अलग अलग नहीं है। तो वो त्रिभुज अपना ही एक तरह से इमेज है, प्रतिबिंब है।
तो वो जो दोनों त्रिभुज आप प्राप्त करेंगे उनके तीनों कोण बराबर होंगे, उनकी सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बड़े छोटे हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि हर त्रिभुज स्वयं अपने आप के सर्वांग सम होता है, यानी कोई त्रिभुज अब खुद के सर्वांग सम हो, ये बात सत्य है। इसका मतलब है कि ये संबंध स्वतुल्य है। अब देखिए, स्वतुल्य में कुछ मानते नहीं है, सममित में मानते हैं। दो अलग अलग त्रिभुज है। अगर माना T1 R T2 सत्य है, यही आपके लिखने का तरीका भी होगा बोर्ड में। माना T1 R T2 सत्य है, यानी T1 त्रिभुज T1 सर्वांग सम है त्रिभुज T2 के। अब आप पलट के देखिए, अगर कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, यानी इसकी सब भुजाएं संगत भुजाएं और संगत कोण, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण इस त्रिभुज के बराबर है, ये दोनों सर्वांग सम है, तो क्या इसकी भुजाएं और इसके कोण इसके बराबर नहीं होंगे? जब इसका इसके बराबर है भुजाएं और कोण, इसकी भी भुजाएं कोण इसके बराबर होंगी। इसका मतलब है, ये बता रहा है, इंप्लाइज है, लगा सकते हैं कि T2 सर्वांग सम है T1 के, यानी कि T2 R T1 भी सत्य है। तो पलटने पर भी सत्य आ रहा है, इसका मतलब है ये संबंध सममित है। अगर ये इसके सर्वांग सम है तो ये भी इसके सर्वांग सम होगा, पलटने पर भी सत्य आ रहा है, इसका मतलब है कि ये संबंध सममित है। अब देखते हैं संक्रमण। संक्रमण में दो चीजों को लेकर मानना पड़ेगा, मतलब चीजें तीन रहेंगी, दो बार मानना पड़ेगा कि T1 R T2 तथा T2 R T1 T3 सत्य है। मानो ये सत्य है, इसका क्या मतलब है? T1 सर्वांग सम है T2 के। कथन नंबर, ये कोई समीकरण नहीं है, समीकरण एक नहीं है, देखिए समीकरण नहीं है, कथन कि T1 सर्वांग सम है T2 के। इसके सत्य होने का क्या मतलब है कि T2 सर्वांग सम है T3 के। अब आपको इन दोनों कथनों को मिलाना है, कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से स्पष्ट है। अब सोचिए, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का, तभी तो सर्वांग सम होंगे। और ये 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार आप इन भुजाओं को देखें, अगर हम बीच वाला हटा दें तो इसकी सारी भुजाएं संगत भुजाएं और सारे संगत कोण इस त्रिभुज के भी बराबर होंगे। यानी अगर ये सर्वांग सम है इसके, ये सर्वांग सम है इसके, तो ये पहला वाला भी तीसरे वाले के सर्वांग सम होगा। तो कथन 1 तथा कथन 2 से T1 सर्वांग सम होगा T3 के, इसका मतलब है कि T1 R T3 भी सत्य है। अब ध्यान से सुनिए, संबंध के दोनों तरफ एक ही चीज रखने पर अगर सत्य है तो स्वतुल्य है। एक सत्य लेने पर, ले लेने पर, पलटने पर भी सत्य है तो सममित है। तीन चीजें ले ली जाए, पहले दोनों के लिए कथन सत्य हो, लास्ट दोनों के लिए भी कथन सत्य हो, और बीच वाला हटने पर भी अगर सत्य आए तो इसका मतलब है कि वो संबंध संक्रमक है। यानी ये जो संबंध है त्रिभुजों का सर्वांग सम है, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, यानी ये एक तुल्यता संबंध है। जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। सर्वांग सम होना एक तुल्यता संबंध है।